हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये क्या, लेकिन सेना के लिए और परेशानी भरी बात क्या सर नहीं हो जाती है? वो इसलिए क्योंकि आप भी, और आज से नहीं सदियों से जो हमारी सेना है वो सरहद की रक्षा तो कर ही रही है, बॉर्डर पार लड़ाई कर रही है। 2014 के बाद से अब तक हमने बॉर्डर के उस पार जाके भी मारना सीख लिया है। लेकिन ये जो घर में बैठे हुए जयचंद हैं वो अगर परेशानी खड़ी कर रहे हैं तो ये क्या और ज्यादा दिक्कत भरी बात है? इनसे निपटना क्या मुश्किल है? नहीं, देखिए, हमें ट्रेडिशनली कहा जाता था इंडिया इज इन अ 2.5 फ्रंट सिचुएशन। 2.5, चाइना टू द नॉर्थ, पाकिस्तान टू द वेस्ट, एंड हाफ अ फ्रंट ऑफ माओइस्ट, टेररिस्ट, इंसर्जेंट्स, देश के अंदर, देश के छुपे हुए गद्दार। तो ये 0.5 है, ये वो हाफ फ्रंट है ना। लेकिन अब बिटिया हमारा यू आर इन अ 3.5 फ्रंट सिचुएशन। एक बांग्लादेश जिसको मैं लड़ा था उस युद्ध में 71, माई बैच वॉज कमीशन 1 month बिफोर द वॉर सो दैट वी कुड टेक पार्ट इन दैट वॉर। ट्रेन से उतरे, सीधा लड़ाई में झोंका, बहुत नुकसान उठाया, बट हमें बड़ा फख्र है कि 13 दिन में हमने ये ईस्ट पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जब लड़ना होता है ना, देन यू फाइट मैन, एंड वी शोड यू हाउ टू फाइट। दिखा दिया पूरी दुनिया को। अमेरिका ने 7th फ्लीट बेची थी बचाने के लिए, चीन था इसके सपोर्ट में उस टाइम पे भी। क्या बच पाया वो पाकिस्तान? 2 टुकड़े कर दिए उसके। लेकिन आज हैरत की बात यह है, बिकॉज ऑफ दैट परनिशियस आइडियोलॉजी ऑफ जिहाद, वो मुल्क वहां पे जमायते इस्लामी वापस आ गई। वहां पे जो रजाकार, जो पाकिस्तान की फौज को औरतें सप्लाई कर रहे थे, वो वापस आ गए। ऐसे नीच पिम्प्स वहां पे वापस आ गए और पाकिस्तान को बुला रहे हैं कि हाँ साहब यहां से गदर करो। और आसिम मुनीर आपको धमकी दे रहा है कि इस बार लड़ाई ईस्ट से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी तेरे को हम बताएंगे, ठीक है? तू भी जरा झांक ले उस तरफ, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, जिसको तुमने बॉम्ब किया क्योंकि तुमको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मेरे को बगराम एयरबेस चाहिए, जो हुक्म मेरे आका, मैं इनकी बॉम्बिंग करके ऐसी तैसी कर दूंगा। किनकी? अफगान्स की। कम बॉम्बिंग हुई है बेचारों की। रूस ने बॉम्ब कर करके बैक टू द स्टोन एज कर दिया, अमेरिका ने बॉम्ब कर करके बैक टू द स्टोन एज कर दिया। अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम इज कि वो मुल्क तो पहले से ही स्टोन एज में था। और कुछ भी कह लो, वो लड़ाके हैं, बड़े तगड़े लड़ाके हैं, लड़ना अच्छी तरह से आता है उनको। तो वो तो पेशेवर लड़ाके हैं ना साहब। वो बॉर्डर के लोग हैं, यहाँ से हमला हो तो वो लड़ेंगे, इधर से हमला हो तो वो लड़ेंगे। तो उनको लड़ना अच्छी तरह से आता। उन्होंने इनकी ऐसी तैसी कर दी है जवाब में। समझ नहीं आ रहा कि मैंने किस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। लेकिन ये तो शुरुआत है ना साहब। तू भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता था। तू CIA के साथ मिलके बांग्लादेश में कलर रेवोल्यूशन तूने करवाई। ये सड़ी आइडियोलॉजी, ये जिससे दुर्गंध आती है, जिससे हमारे डॉक्टरों के दिमाग तू खराब कर रहा है, वो तू एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश में, ताकि यहाँ से भी भारत को घेरे, यहाँ से भी घेरे, यहाँ से भी घेरे। तू भारत को घिरवाएगा और भारत बैठे बैठे तमाशा देखेगा। You got a thing coming, boy. You got a bloody thing coming. You got to be crazy to have done this. ये अगर तूने किया है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। You are dangerous. तेरे को किसी भी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं होना चाहिए। You are a threat to mankind, मुल्ला मुनीर। और ये मदरसे का पढ़ा हुआ, ठीक है? दैट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ जनरल। ठीक बात। यू सी। और अब देखो एक्शन क्या है, हरकतें क्या है कि मैं तो साहब बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर स्टार्ट कराऊंगा।
और कोई कसर रह गई? You get people shot up, killed by Kalashnikovs, this, that, ये वो. Then you graduate to bombs. When you can't fight with Kalashnikovs, then you start recruiting women. यहाँ पे भी एक औरत, एक डॉक्टर, वो शहीदा, वो यहाँ का जैश ए मोहम्मद विमेन्स विंग लीड कर रही थी. राइट. वहाँ से असद मसूद अजहर ने कहा है कि औरतें लाओ, औरतें लाओ. पाकिस्तान के मर्द बेकार साबित हुए हैं, औरतें लाके फील्ड करो जिहाद के लिए. नहीं, वैसे तो ये औरतों को बुर्के के बाहर नहीं निकलने देते हैं. हाँ, लेकिन अब वो बुर्के के अंदर से जिहाद करवाना चाहते हैं. मर गए तुम्हारे बंदे. शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? औरतें आगे करते, मर गए तुम्हारे मर्द. अरे तुमने बेचारी औरतों को लिबरेट करना है, डैम गुड. उनको फौज में डालो, एयरफोर्स में डालो. हमारी औरतें जा रही हैं, रफाल फ्लाई कर रही है, बाय द वे, हमारी गर्ल्स. तो दैट इज द वे. नॉट कि बुर्के के अंदर से जाके तुम बुड्ढों, बच्चों, औरतों को मारो, बॉम्ब फोड़वाओ. मार्केट में बॉम्ब फटता है, बुढ़े बूढ़े औरत के बीच में कोई फर्क होता है? और फिर ज़रा कभी कुरान शरीफ की बात करते हो, कुरान शरीफ पढ़ तो लो. हर मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है. ये किस में लिखा है? कुरान शरीफ में लिखा. जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए. जब आप बॉम्ब फोड़ते हो, क्या आप औरत, बच्चे, बूढ़े में फ़र्क डालते हो? दिस आइडियोलॉजी इज टॉक्सिक. पर कुरान शरीफ की ये बात अगर आपको भी पता है सर, तो वो जो मुस्लिम्स हैं जिनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा होता है. कैसे इतना आसान हो जाता है? और मैं वाकई हैरान हूं कि अगर डॉक्टरी पेशे वाले लोग इसमें शामिल हैं, तो सर ऐसे तो फिर बहुत से, मतलब ये मैं दिल्ली की और फरीदाबाद की बात क्या करूं, अरे भाई, पूरे इंडिया में चल रहा होगा. बेटा, जो इंडियन मुजाहिदीन 15 साल जिसने भारत के हर शहर में बम फोड़े, उसका जो फाउंडर था वो क्या था? इंजीनियर था. राइट. आईटी स्पेशलिस्ट था. वही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये कहना कि साहब नहीं, असली प्रॉब्लम, रूट कॉज इज पॉवर्टी, दैट थ्योरी इज आउट ऑफ द विंडो. पढ़े लिखे हमने देखे हैं कि उनका सर फिर गया है. कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है एमबीबीएस लेने के लिए, उसके ऊपर एमएस भी ली हुई है, और उसके बावजूद आप लोगों को राइसिन बना के मारने की प्लान डॉक्टर कर रहे हैं. You please understand the enormity of this. You are training doctors to make ricin, dangerous bloody poison, lethal poison, to mix in the water and kill people. यार तुम्हारे सोच भी जो है ना, एक तो है ना evil. This is worse than evil यार. ठीक बात. You train doctors to murder, mass murder people. वो किलर डॉग हमने सुना था, ये मास मर्डरर डॉग. द प्रॉब्लम इज द ब्लडी आइडियोलॉजी. दैट आइडियोलॉजी नीड्स टू बी कॉम्बैटेड एट द ग्लोबल लेवल. ये एक खतरा है बिटिया पूरे मानवता के लिए. ये एक बीमारी है, दिमाग की बीमारी हो गई है ये जिहाद की आइडियोलॉजी, जो कि अब दुनिया को इकट्ठे होकर ख़त्म करनी पड़ेगी. सबसे ज़्यादा नुकसान ये इस्लाम का कर रही, सबसे ज़्यादा इस्लाम ये हमारे मुस्लिम लोगों का कर रही. प्लीज़ पॉज एंड थिंक. क्या वजह है कि आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, सबसे ज़्यादा तलाशी आपकी होती है अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, अफ्रीका में. उनको देख के ही आपको लोग कान खड़े हो जाते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इमेज? यू आर रिस्पॉन्सिबल. आपके ये लोगों की देन जिन्होंने बदनाम कर दिया है. ये हैंडफुल होंगे, हैंडफुल हैं एक्सट्रीमिस्ट ऑफ दिस टाइप, लेकिन पूरे कम्युनिटी का नाम डिस्ट्रॉय कर दिया. अब नाउ इट इज टाइम फॉर मॉडरेट मुस्लिम्स टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड.
अरे बहुत सारे लोग हैं यार इस कम्युनिटी में, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, हाँ, ठीक है, थे भी फौज में मेरे, जो मैं आई कीप कोटिंग, माई फर्स्ट कंपनी कमांडर वॉज मेजर अहमद अली कुरैशी, लेटर कर्नल कुरैशी, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, एंड देर आर डिसेंट पीपल लाइक दैट, लाइक मेरा अभी एक इवेंट में सर कर्नल सोफिया कुरैशी से मिलना हुआ। मिलना हुआ। इतनी शानदार वो महिला, मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की कि मैं उनके साथ एक फोटो क्लिक करवा लूं, क्योंकि वो मेरे लिए एक प्राइड की बात है कि मैं Absolutely. कर्नल सोफिया कुरैशी के बगल में खड़ी हूँ। तो हमारे देश की लड़कियों को उनके जैसा बनने की सोचना है। That is the point. So that community, that moderate Muslim community must now stand up and be counted, ताकि उनके जो ये कुछ 1%, 2% की जो माइनॉरिटी है, द टेल शुड नॉट वैग द डॉग। दुम कुत्ते को नहीं हिला सकती, कुत्ता दुम हिलाता है। बिल्कुल। You can't let a minority take the rest of the community for a ride. It is time कि वो अब खड़े होके बोले, बिल्कुल। Enough is enough. अंदर से आवाज आनी चाहिए। मैं अपने व्यूवर्स को भी कहूँगी कि आप कमेंट में आप ज़रूर जो सर कह रहे हैं उस बात को लिखिए। आप अगर ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो आप भी आवाज़ उठाइए कि हम इनके साथ नहीं हैं, आगे ऐसा नहीं होने देंगे। और जो सर आपने बात कही कि दुम कुत्ते को नहीं हिला सकती, कुत्ता दुम को हिलाता है, तो वो बात ख्याल रखनी है और कमेंट करके इस आवाज़ को भी आपको उठाना है। एक चीज़ सर मैं और पूछना चाहती हूँ, और मैं अपने व्यूवर्स को भी बताऊँ कि ये सवाल मैं आपको डराने के लिए नहीं पूछ रही हूँ, एक कंप्लीट जो स्थिति है वो सर से समझने के लिए। अगर इतनी जगह से, क्योंकि हमने देखा कि ये जो एक्सप्लोजिव उनके पास थे वो डिसेंट्रलाइज थे, अलग अलग जगहों पर उन्होंने रखे हुए थे, कई पकड़े जा चुके हैं, क्या हमें दहशत में रहने की ज़रूरत है कि अगर फरीदाबाद में हो गया, देश की राजधानी और वो भी दिल्ली के दिल तक ये पहुंच गए, तो फिर ये कानपुर में भी हो सकता है, ये लखनऊ में भी हो सकता है, ये पटना में हो सकता है, ये जयपुर में, भोपाल में, ये कहीं भी हो सकता है देश में। बेटा आज से 15 साल पहले हो रहा था। इट्स नॉट कि इट इज़ अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, इट इज़ द पास्ट प्रीसिडेंट। राइट। 15 साल इंडियन मुजाहिदीन कभी दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, क्या गुजरात में, बेंगलुरु में, हर जगह ब्लास्ट 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 हो रहे थे, और यही अमोनियम नाइट्रेट के ब्लास्ट हो रहे थे, अमोनियम नाइट्रेट के ब्लास्ट हो रहे थे। सो वी मस्ट नाउ इंश्योर कि जो हमारी अमोनियम नाइट्रेट है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि इसको नीम से मिक्स करा जाए, ताकि ये इस्तेमाल उसके बाद नहीं हो सकता एक्सप्लोजिव के लिए। और ज़्यादातर भारत में नीम से कोटेड यूरिया सारे एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे लोगों को अब समझना चाहिए, फॉर गॉड सेक स्टॉप यूजिंग नॉर्मल यूरिया, नीम कोटेड यूरिया करो। एक तो वो अच्छा है हमारी सेहत के लिए, कैंसर नहीं होगा ऐसे खाने को खा के जो कि नॉर्मल यूरिया से उगा है, ठीक है। नीम कोटेड यूरिया, नीम इज सेफ, है नो, एंड स्टिल इट इज एंटी दीज थिंग्स। तो ये जो है हम लोग इस्तेमाल करने के बजाय अभी भी लोग यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका ये लोग मिसयूज कर रहे हैं, उसका ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। नहीं, पर क्या इसे बैन फिर नहीं कर दिया जाना चाहिए? हमने देखा सर नहीं, कि देखिए ना बेटा कि ये बैन करने की बात कई बारी हुई थी। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन दिस कंट्री इज स्टिल डिपेंडेंट 60% ऑन एग्रीकल्चर, कि बेचारों को रिटर्न बहुत कम आ रहा है, वो दूसरी बात। जीडीपी का जो प्रोफाइल है एग्रीकल्चर का, वो श्रिंक होके बिल्कुल छोटा सा रह गया। लेकिन जहाँ तक डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर है वो तो अभी भी 60% के करीब है भाई। हाँ। तो आप उनके लिए यूरिया नहीं बैन कर सकते, वो उनका फर्टिलाइजर है। बट नीम कोटेड ही अगर शुरू तो कर दें, अगर नीम कोटेड, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, और तकरीबन मेरा ख्याल 80-90% अभी नीम कोटेड ही हो रहा है। नाउ आई थिंक वी शुड मेक इट अ प्रैक्टिस आफ्टर दिस टू पास अ लॉ और समथिंग कि ओनली नीम कोटेड यूरिया विल बी यूज्ड। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ सर कि आपने देखा होगा एसिड अटैक इस देश में तब तक होते रहे जब तक एसिड को बैन ही नहीं कर दिया गया। पहले तो परचून की दुकान पे भी आपको एसिड बॉटल मिल जाती थी, और हमने देखा कि कैसे उसका हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, यू नो। सो वी हैव टू नाउ, हमको समझ आ गया है कि मंशा क्या है दुश्मन की। मंशा इज टू गेट बैक टू इंडियन मुजाहिदीन लेवल ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, locally made bombs, locals employed,
बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग, ठीक है, ब्रेन वॉशिंग ऑन दी सोशल मीडिया, ब्रेन वॉशिंग ऑन दी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल. तो वी हैव टू कट दिस ब्रेन वॉशिंग. ये जो पॉइजन ऐसा दिमाग में फैलाया जा रहा है, एंड देन गो फॉर द पॉइजन जो ग्राउंड पे है. एक्सप्लोसिव मटेरियल अवेलेबिलिटी विल हैव टू बी कर्टेल्ड, एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू पास अ लॉ कि अगर आपने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम नीम कोटेड यूरिया, यू आर लायबल फॉर एक्शन. सर, एक सवाल मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी? मेरे हिसाब से तो इंटेंसिटी काफ़ी बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब बात ये आ गई है कि बार बार वही चीज़ होती जा रही है. आपकी फ़ौज में लड़कों से भी बात करो तो जब मैं फ़ौज में था तब भी लड़के बोलते थे, सर ये क्या, ये रोज़ का झटका, रोज़ का हलाल जो हो रहा है, एक झटका करो ना साहब, आर या पार ख़त्म करो साहब, एक बार कर दो, हमको आदेश दो, हम लड़ लेंगे अच्छी तरह. ठीक है, तो अगर आप किसी फौजी से पूछो तो वो आपको यही बोलेगा, साहब हम 40 साल से तंग आ चुके. क्या आप जानती हैं कि जब पंजाब में ये तमाशा 1980 की दशक में शुरू हुआ था, 21,000 भारतीय मारे गए थे, पुलिस, सिविल, फौजी, टेररिस्ट सारे शामिल, 21,000. उसके बाद ये तमाशा शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में 1990 ऑनवर्ड्स. अभी तक 45,000 के ऊपर बेचारे शहीद हो चुके हैं. और फिर मैंने बताया इंडियन मुजाहिदीन ने शहरों में ब्लास्ट शुरू किए थे. सिम्मी थी, सिम्मी इंडियन मुजाहिदीन बनी और अब PFI बन गई है. ठीक है, उन्होंने ये ब्लास्ट शुरू किए शहर में, और 15,000 उसमें मारे गए. तो थोड़ा सा मैथ्स कर लीजिए, 21, 45, 15, 81,000 के करीब भारतीय मारे जा चुके हैं. क्योंकि धीरे धीरे 1,000 कट्स हो रहे हैं. तो मतलब हम लोग भी सहन शक्ति की बहुत आदत है. एक गाल पे चांटा मारे, दूसरी गाल आगे करो, तो हम गाल आगे करते आए हैं. 81,000 बार तो गाल आगे कर दी. सो हाउ लॉन्ग विल दिस कंटिन्यू? यू सी, ये बीमारी कब तक चलेगी? इसका तो परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा ना साहब. और परमानेंट इलाज देखिए, जब से मोदी सरकार आई, वी स्टार्टेड बिकमिंग प्रोएक्टिव. पहली बार. नहीं तो ये टॉम कूपर, ऑस्ट्रियन मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट, जिसने कि ऑप सिंदूर पे बड़ी अच्छी एनालिसिस किया है, बड़ा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया है, इसने कहा, एक सवाल पूछा, विच कंट्री डज नथिंग व्हेन इट्स पार्लियामेंट इज अटैक्ड? आंसर, इंडिया. Which country does nothing when 175 people are killed in Mumbai? Answer, India. ठीक है. अगर आप इस टाइप की एनकरेजमेंट दें एक कमीने सेट ऑफ लोगों को, जैसे कि पाकिस्तान की फौज है, कमीनों से भरी, ठीक है, नीच कमीने, इन्होंने देख लिया साहब हम खुले तो हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते. जब लड़े हैं, पिटे हैं, 71 में तो देश के 2 टुकड़े हो गए. तो उन्होंने बोला वॉर ऑफ 1,000 कट्स. इतना बड़ा हाथी है, इसको वैसे तो झटका हलाल कुछ नहीं कर सकते, मार डालेगा. ठीक है, तो धीरे धीरे कट मारते रहो, खून के हिसाब से 15, 20, 30, 40, 50 साल में गिर के ढम से ख़त्म हो जाए. दिस इज कॉल्ड वॉर ऑफ 1,000 कट्स, एसिमेट्रिक वॉर. इस पे ये आ गए. और स्ट्रैटेजी इन्होंने बड़ी चतुर सोची कि साहब हम तो ये केवल एसिमेट्रिक हो, सब कन्वेंशनल हो रहा है, कन्वेंशनल मत जाना, हम न्यूक्लियर चले जाएंगे. गिदड़ भभकी दी. उससे डर के हमारी कितनी सरकारों ने 2016 में पहला रिएक्शन हुआ था बॉर्डर के पार, उड़ी के टाइम. ठीक है, फिर रिएक्शन हुआ 2019 में, एक दर्जा ऊपर, बाई एयर स्ट्राइक. वो बोला भाई वार्निंग दे रहे हैं, बाज आ जाओ.
साफ बोला कि नहीं, 1-2-1.5 साल चुप रहा, फिर शुरू, 1-2-1.5 साल चुप रहा, फिर शुरू। तो मतलब काफ़ी नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर में दर्जे हरारत बढ़ाई गई, 4 दिन ठुकाई हुई, एयरफोर्स ने करी, अच्छी तरह से हजामत करी, 9 टेररिस्ट बेसिस उड़ा दिए, 12 में से 11 एयर बेसिस ठोक दिए, और बोला कि देखो यार, आई होप दिस इज सफिशिएंट। अब इसके बाद करोगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये आप कह चुके हैं, हाँ। आप इसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक बात है, अब वापसी की कोई इसमें गुंजाइश संभावना नहीं, है। स्कोप नहीं। सो यू आर बाउंड बाय योर ओन वर्ड्स, बाय योर ओन रेटोरिक, यू हैव टू एक्ट। मैं ये भी इसमें समझना चाहती हूँ कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, आपने एयर स्ट्राइक कर ली, आपने घर में घुसकर मार दिया, लेकिन आप हमेशा पाकिस्तान के किसी एक इलाके पर ही हमला करते हैं जो आतंकवाद का गढ़ होता है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद का एक ही गढ़ है? पूरे पाकिस्तान को क्या मजा चखाने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, पूरे पाकिस्तान को नहीं, पूरी पाकिस्तान की फौज को मजा चखाने की। असली टेररिस्ट कौन है? क्या वो फटीचर है जिसको आपने लश्कर तोयबा का कार्टून, जैश ए मोहम्मद का कार्टून, जिसको आपने कराची की स्लम से भूखा मर रहा था रिक्रूट कर दिया, बोला तू मर जा, तेरी फैमिली को 5-6 लाख रुपए दे देंगे, तेरे को 72 हूरें मिलेंगी, ये होगा, ऐश आराम होगा बहिश्त में, एज इट इज़ तेरी ज़िंदगी जहन्नुम में। पाकिस्तान में तो आम आदमी की ज़िंदगी तो जहन्नुम से क्या है? बिल्कुल है? तो वो बेचारा मरने को तैयार हो जाता था, सुसाइड बॉम्बर बन जाता था, वो फट जाता था, चीथड़े उड़ जाते थे, पाकिस्तान की फौज सीटी बजाती थी। उसका क्या, उसका तो एक टके का, उसका क्या इन्वेस्टमेंट है? एक पाकिस्तानी सिपाही मरता है, उसमें भी फौज को इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक फटीचर बेचारा टेररिस्ट आपने कराची की स्लम से चुना और उसको मरवा दिया, तो आपका क्या गया? कुछ नहीं गया। असली लेकिन टेररिस्ट कौन है पाकिस्तान में? इसी एक तो हमारी गलती है ना। ये वो सिलेंडर ब्लास्ट की कहानी है बेटा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या हुआ? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। लड़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बचती है लड़ाई के नाम से। होश हवा थर थर, हाथ पैर कांपने शुरू हो। तुमको किसी ने लड़ने को बोला? बड़ी स्टूपिड इडियट्स। बाजू हो, जो लड़ने वाले हैं, जो देश के लिए जान दे सकते हैं, उसको अपना काम करने दो, उसको गाली मत दो, ठीक है? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, ठीक है? नहीं, उसी ऑन पार विद दिस थिंकिंग इज डाइसी। क्या है थिंकिंग? कि हमने तो साहब टेररिस्ट को मारेंगे। पाकिस्तान की फौज की गलती थोड़ी ना है, पाकिस्तान के लोगों की गलती थोड़ी, पाकिस्तान की सरकार की गलती थोड़ी ना है। किसकी गलती है? पाकिस्तान की फौज की गलती है। हम तो केवल टेररिस्ट मार रहे हैं। जब हमने 2016 में ठोका उड़ी में, हमने कहा हमने केवल टेररिस्ट मारे। जब हमने बालाकोट ठोका, हमने कहा हमने केवल टेररिस्ट मारे, हमने आपके लोगों को नहीं हाथ लगाया, फौज को हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अरे साहब, मेरा तो बेसिक सवाल है ना, बुनियादी, क्यों नहीं लगाया? असली टेररिस्ट वो है? टेररिस्ट है ये फटीचर, या ये पाकिस्तान की फौज और आईएसआई? दे आर द रियल टेररिस्ट। आप उनको छुओगे नहीं, आप उनको हाथ नहीं लगाओगे, फेदर से भी टिकल नहीं करोगे, तो क्या ये बीमारी खत्म होगी? नहीं होगी। असली गुनहगार पाकिस्तान की फौज है। जब तक आप इसका बैंड नहीं बजाओगे, तब तक ये चलता रहेगा। मैक्सिमम 1 साल 1.5 साल चुप हो जाएंगे। इस बार तो कई महीने भी नहीं चुप बैठे हैं। क्लियरली इंडिकेटिंग कि व्हाट यू गेव इज नॉट एनफ फॉर मुल्ला आसिम मुनीर। नहीं, पर क्या हम फिर पिछली बार जो उन्हें हमने चोट पहुंचाई, वो ठीक से नहीं पहुंचाई थी? कमी रह गई थी फिर क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने तो उस वक्त भी कहा था, ये दिल मांगे मोर, कि हमने थोड़ा शायद प्रीमेच्योरली ख़त्म कर दिया। वो भी हमारे कि नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इसी एक जर्मन मिलिट्री सिपाही ने कहा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट इज फॉन क्लॉजविट्स।
फॉन क्लॉजविट्स ने कहा था, वॉर इज सच अ सीरियस बिजनेस दैट काइंडनेस कैन ब्रीड अ ट्रेजेडी। अब समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं दया से लड़ूँ, नहीं यार बहुत नुकसान हो जाएगा, नुकसान होगा तो लड़ाई भी तो होता है साहब। और अगर आप वाकई दूसरे को सबक सिखाना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू फाइट बिग, यू विल हैव टू रिपीट 71। वो बोले कि आप पहेलियां मत बूझे, मैं पहेली नहीं बूझ रहा था। जनरल बख्शी इज टेलिंग यू क्लियरली कि अनलेस आप दूसरा 1971 करो, आपकी निजात नहीं है, पीरियड। अनलेस यू डू another 71, you may be able to do it in one go, you may require 2-3 goes। समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। कायदे से हमको बिल्कुल तैयार होना चाहिए था फॉर फुल स्केल 1971, अगर हम अपना बिल्डअप करते। 2 लॉस्ट डेकेड्स, जहाज नहीं खरीदे, हथियार नहीं खरीदे, बिल्डिंगें बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ बना दिया, हथियार नहीं खरीदने साहब, बड़े फालतू खर्चा होता है, मैन पावर काट दो, ये काट दो। यू शुड हैव बीन रेडी। नाउ वी आर गेटिंग रेडी। इवन नाउ 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं है, 1 फ्रंट के लिए तैयार है। फ्रैंकली मेरी बात मेरी कोई सुने तो मैं कहूँगा 1 फ्रंट को आप सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है। एंड यू विल हैव, जब तक आप बांग्लादेश के स्तर का नहीं करेंगे, ये ऐसी कमीनी फौज है कि ये मार खा के पट्टी मरहम अपनी छुपा के बोलेगी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम जीत गए, हम जीत गए। ये जीत का रट बंद करने के लिए 71 करना पड़ेगा। पूरा देश मुझे लगता है इस बात से सहमत होगा सर। 71 की चाहत तो मुझे लगता है अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी हम सब लगाए बैठे थे, और आपकी इस बात से आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी अग्री ज़रूर करेंगे। कमेंट सेक्शन खुला है, आप बताएं। लेकिन एक बहुत वैलिड पॉइंट मुझे लगता है जो मेरे मन में हमेशा से है, मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने देखा सर, अमेरिका पे जब 9/11 हुआ उसके बाद उन्होंने यूएस पेट्रियट एक्ट बनाया, और तब से लेकर के अभी तक वहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, दोबारा नहीं हुआ। उन्होंने अफगानिस्तान ठोक दिया, इराक ठोक दिया, लीबिया ठोक दिया। बिल्कुल। क्या हमारा जो यूएपीए है वो क्या कमजोर है? क्या हमें और ज्यादा मजबूत उसे बनाना होगा? नहीं बेटा, आई डोंट एग्री विद दैट फिलॉसफी कि सब कुछ प्रॉब्लम घर के अंदर ही है, बाहर नहीं झांकना। हाँ, अमेरिका ने क्या सब कुछ घर में ही किया? घर में भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ किया गया है। हमारी डू यू नो दैट योर पैरामिलिट्री फोर्सेस, योर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस टुडे आर बिगर देन योर आर्मी। इससे ज़्यादा क्या करोगे इंटरनली? लेकिन हम सिर्फ इंटरनली देखेंगे, हम बाहर कुछ करेंगे ही नहीं। वी विल ओनली बी रिएक्टिव, वी विल ओनली बी डिफेंसिव, हम केवल बचाव करेंगे। आपने कभी, ये तो एक सिविलियन भी समझ सकता है, नॉर्मली एक योद्धा के पास पुराने जमाने में ढाल होती थी, तलवार होती थी। हाँ। आपने सुना है केवल ढाल से लड़ाई करते? नेवर। वो एक बंदे ने की थी, वो जिंदा नहीं बचा। कौन? अभिमन्यु। जब उसके सब हथियार काट दिए, तो बेचारे ने रथ का पहिया उठा के लड़ना शुरू किया। कितनी देर लड़ा? मार डाला उसको। आप अगर मरना चाहते हैं तो करें कि तलवार फेंक दो साहब। तलवार नहीं, मैं अहिंसावादी हूँ, मैं गांधीवादी हूँ, मैं तलवार नहीं चलाता, मैं केवल ढाल इस्तेमाल करता हूँ। तो तुम गधे हो, तो तुम मरोगे। तलवार इस्तेमाल करें साहब, देश के बाहर वार करें। ये फसाद की जड़ देश के अंदर नहीं, देश के बाहर है। पाकिस्तान में है फसाद की जड़। GHQ इस्लामाबाद, ISI हेडक्वार्टर, ये फसाद की जड़ है। जब तक जड़ नहीं काटोगे ये चलता रहेगा। तो 1971 जैसी जंग ये इकलौता इलाज आपको लगता है पाकिस्तान का है? एज अ ओल्ड सोल्जर, 37 years ऑफ मिलिट्री सर्विस, कोई लड़ाई नहीं छोड़ी बांग्लादेश और उसके बाद। कॉम्बैट वेटरन, माय एडवाइस है, जब तक आप 71 नहीं करोगे, चाहे एक झटके में, चाहे 2, चाहे 3, बड़ा सोच के कह रहा हूँ, आपका निजात नहीं है, पीरियड। जय भारत, जय हिंद।
बिल्कुल, और मैं बार बार इसीलिए व्यूवर्स से कह रही हूँ कि आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि सर की इस बात के आप कितने साथ हैं, क्योंकि 2 धड़े में बटा हुआ है सर देश। हमने इसके पहले भी जब चर्चा की थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तब भी हमने ये देखा था कि उस समय भी लोग ये कह रहे थे कि नहीं नहीं क्यों, क्या ज़रूरत है, और ये तो ऐसे ही हो जाएगा। देखिए, आज़ादी की जंग के टाइम से हमारे देश में देश को 2 धड़ों में बांटा गया है। 2 धड़ों में क्या, कास्ट की बेसिस पे तो हजारों धड़ों में बांट दिया। अभी तक वो बांट हमारी ख़त्म नहीं हुई। 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, और जो अंग्रेज़ों का डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी बेस्ड ऑन कास्ट फॉल्ट लाइन, रिलीजियस फॉल्ट लाइन, लैंग्वेज फॉल्ट लाइन, वो सब आपने कम करने के बजाय और बढ़ाई। ठीक है, तो कहना मैं ये चाहता हूँ, उस वक़्त अंग्रेज़ों को जब 1857 की गदर हुई, मारे गए अंग्रेज़ अच्छी तरह से, और वे हिल गए। तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया साहब कि दूसरा 1857 की गदर नहीं होने देंगे, हम इस देश को न्यूटर कर देंगे, हिजड़ा बना देंगे। ठीक है, कैसे बना देंगे? साउथ अफ्रीका से गांधी को ले आओ और अहिंसा, प्रेम, फास्टिंग, ये नाटक शुरू करो कि चरखे काट के आज़ादी लेंगे, उपवास करके आज़ादी लेंगे, और कोई यहाँ चांटा मारे तो दूसरी गाल आगे कर देंगे। ये जो फिलॉसफी है, ये जो फ़लसफ़ा है, जो कि हकीकत हमारे चारों तरफ है, उसको मद्देनज़र देखते हुए बहुत ख़तरनाक है। और प्लीज़ मैं आपको याद दिला दूँ इतिहास का कि महात्मा गांधी जी ने हमको आज़ादी नहीं दिलाई। वो संत थे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। आज़ादी दिलाई आपको सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने लड़के। 60,000 की फौज में से 26,000, 45% शहीद हो गए। शहादत कुर्बानी से आज़ादी मिलती है, चरखे काट के नहीं मिलती। और ये जो मानसिकता आ गई है कि हम नहीं लड़ेंगे, तो मरो। ठीक बात, आर पार की लड़ाई हो, हम सब अब ये चाहते हैं, और हमें आज़ादी मिले आतंकिस्तान से, पाकिस्तान से, और ये जो आतंक पूरे देश में फैला हुआ है उससे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इस समय में मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं सर, हम एक ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढ रहे थे जो हमें घुमा फिरा के जवाब ना दे, तो इधर उधर की ना बात कर, सीधे मुद्दे पे आकर जो बताए, जो ये कह सके। कम टू अ फौजी फॉर दैट। और इसीलिए हमने आपको कांटेक्ट किया। आप बहुत बिजी इस समय चल रहे हैं, मैं ये जानती हूँ, उसके बाद भी आपने हमें समय दिया, और ये सारे पॉइंट्स आपने बताए कि कैसे घर में ही बैठ करके लोग कह रहे हैं सिलेंडर ब्लास्ट था, कैसे भारत के ही लोग और कुछ पार्टीज ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि आप कैसे पाकिस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। और सीरियसली सर, ये जो आपका विजन है, ये जो आपका ये सारी बातें आपने चाहे घर से लेकर के उस आपने कहा ना इस सोच के ऊपर वार करना होगा, ये सारे जो आपके पॉइंट्स थे बहुत वैलिड थे, और मुझे लगता है इसी की ज़रूरत अभी है। हम सब यही सुनना चाहते हैं, हम सब यही जानना चाहते हैं, और वो आपने बताया, समझाया। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।